हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद ट्रिक। टेंस के टॉपिक में अब तक हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट कर लिया, पास्ट टेंस को कंप्लीट कर लिया। अब जो अगला टेंस है वो है हमारा फ्यूचर टेंस। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि फ्यूचर टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं: फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट टेंस है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इस टेंस की पहचान क्या है? इस टेंस के वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं तथा कार्य का आने वाले समय में अनिश्चित रूप पाया जाता है। अब देखिए, फ्यूचर मतलब आपका भविष्य, ठीक है। इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित, तो मतलब जो भविष्य में अनिश्चित हो वही क्या हो गया हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और इस टेंस की पहचान क्या है कि इस टेंस के वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं कल आगरा जाऊंगा। देखिए गा आ रहा है लास्ट में, मतलब फ्यूचर की बात हो रही है। मैं कल आगरा जाऊंगा, जाऊंगा या नहीं जाऊंगा अभी मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ, आगे का कुछ पता नहीं है, कल का कुछ पता नहीं है, इसलिए ये क्या है, इंडेफिनिट है, अनिश्चित है। कैसे जाऊंगा, कितने बजे जाऊंगा, ये भी कुछ नहीं पता है, बस क्या है, मैं कल आगरा जाऊंगा। इस तरीके से हमें पहचान में आ रहा है कि कौन सा टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसका रूल नंबर 1 देख लेते हैं। रूल नंबर 1 है अफर्मेटिव यानी कि साधारण वाक्य। देखिए, कर्ता आई और वी के साथ सहायक क्रिया, सहायक क्रिया जैसे कि आप लोगों को पता ही है, सहायक क्रिया मतलब हेल्पिंग वर्ब। सारे टेंस में सहायक क्रिया अलग अलग होती हैं, हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट में भी सहायक क्रिया अलग अलग है, ठीक है। अगर आई और वी आपका सब्जेक्ट है तो हम शैल का यूज़ करते हैं, और आई और वी के अलावा कोई सा भी अन्य सब्जेक्ट हो तो हम विल का यूज़ करते हैं। तो देखेंगे, कर्ता आई व वी के साथ सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब शैल तथा अन्य सभी कर्ता के साथ सहायक क्रिया विल का प्रयोग करके मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हुए हम वाक्य को बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं कल आगरा जाऊंगा। अब देखिए, मैं मीन्स होता है आई, मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई, और आई के साथ हम क्या लगाते हैं, शैल। आई और वी के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब शैल का, तो यहाँ हमने शैल रख दिया आई के बाद। फिर आएगी जाने की, जाना यानी गो टू आगरा। उसके बाद बाकी का बचा हुआ सेंटेंस कब जाएगा, कल जाएगा। कल के लिए हम यूज़ करेंगे टुमारो। कल भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है बीता हुआ कल जिसे हम यस्टरडे कहते हैं, और एक होता है आने वाला कल जिसे हम टुमारो कहते हैं। मैं कल आगरा जाऊँगा, आई शैल गो टू आगरा टुमारो। आई होप समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा नेगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्य। कर्ता आई और वी के साथ सहायक क्रिया शैल नॉट तथा अन्य सभी कर्ता के साथ सहायक क्रिया विल नॉट का प्रयोग करते हुए मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हुए वाक्य को बनाते हैं। एक बार और समझेंगे, आई और वी के साथ शैल नॉट, बाकी अन्य सभी कर्ता के साथ, अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ विल नॉट, व मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हुए हम वाक्य को बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वह स्कूल नहीं जाएगा। वह की हो गई ही के साथ हम यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब विल का, तो ये हो जाएगा हमारा, नहीं आ रहा है तो नॉट भी लग जाएगा। ही विल नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो टू स्कूल, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा रूल नंबर 3 इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव फर्स्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा इंटरोगेटिव फर्स्ट और सेकंड के बारे में, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आता है तो वो हो जाता है आपका इंटरोगेटिव फर्स्ट, और जब बीच में आए प्रश्नवाचक शब्द वो होता है आपका इंटरोगेटिव सेकंड। चलिए रूल नंबर 3 पढ़ते हैं इंटरोगेटिव फर्स्ट का। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आए तो इनकी अंग्रेजी नहीं लगाते।
इनकी जगह पर सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब। विल या शैल कर्ता के अनुसार, कर्ता के अनुसार मतलब अगर कर्ता हमारा आई और वी होता है तो हम लगाते हैं शैल, और आई और वी के अलावा कोई भी कर्ता होता है या कोई भी सब्जेक्ट होता है तो हम पुट करते हैं विल। ठीक है, एक बार और देखेंगे कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आए तो इनकी अंग्रेजी नहीं लगाते, इनकी जगह पर सहायक क्रिया विल या शैल कर्ता के अनुसार, फिर कर्ता, फिर मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म व कर्म का प्रयोग करते हुए हम वाक्य को बनाते हैं। एक बार सुनेंगे ध्यान से। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आए तो इनकी अंग्रेजी नहीं लगती है, इनकी जगह पे लगती है हमारी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी? विल या शैल अकॉर्डिंग टू आवर सब्जेक्ट। ठीक है, हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लग जाएगा? विल या शैल, फिर हमारा सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म व कर्म का प्रयोग करते हुए हम वाक्य को बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम गंगा नहाने राजघाट जाओगे? अब देखिए क्या पहले आ रहा है और तुम में, तुम यानी कि यू, तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या निकाल लिया? हमने विल लगा दिया। ठीक है, विल यू गो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू राजघाट फॉर बाथ। क्या तुम गंगा नहाने राजघाट जाओगे? विल यू गो टू राजघाट फॉर बाथ? ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या मैं आज उसे एक पत्र लिखूंगा? अब देखिए क्या आ रहा है? क्वेश्चन वर्ड पहले आ रहा है तो, और फिर इसके बाद सब्जेक्ट आ रहा है मैं की इंग्लिश होती है आई, और आई और वी के साथ हम यूज़ करते हैं शैल का। तो हमने सबसे पहले क्या लगा लिया? हमने लगा लिया शैल, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, फिर हमारा मेन वर्ब राइट, और लेटर, फिर ऑब्जेक्ट, और बाकी का बचा हुआ सेंटेंस। टू हिम किसे लिख रहा है? उसे। कब लिख रहा है? आज, तो फिर आ जाएगा इसका आज की लग जाएगी टुडे। क्या बन गया ये? क्या मैं आज उसे एक पत्र लिखूंगा? शैल आई राइट अ लेटर टू हिम टुडे। इस तरीके से आपका ये इंटरोगेटिव फर्स्ट बन गया। नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 है हमारे पास इंटरोगेटिव सेकंड, यानी कि प्रश्नवाचक सेकंड। इसका रूल पढ़ते हैं। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो इनकी अंग्रेजी सबसे पहले, फिर सहायक क्रिया विल या शैल कर्ता के अनुसार, फिर कर्ता, फिर मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म व कर्म का प्रयोग करते हुए हम वाक्य को बनाते हैं। एक बार और सुनेंगे। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो इनकी अंग्रेजी सबसे पहले, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब विल या शैल अकॉर्डिंग टू आवर सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म व कर्म का प्रयोग करते हुए हम वाक्य को बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तुम मुझे अंग्रेज़ी कब पढ़ाओगे? अब देखिए कब यानी क्वेश्चन वर्ड हो गया हमारे बीच में आ गया, तो इसकी इंग्लिश हम सबसे पहले ले आएंगे। कब का होता है? वैन, सॉरी थोड़ा गलत लिख गया, वैन क्या होता है? वैन। ठीक है, वैन, उसके बाद लगा दिया हमने क्या? हमारी हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू आवर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा? यू। ठीक है, यू के अकॉर्डिंग हमने लगा दिया विल। वैन विल यू टीच मी इंग्लिश? तुम मुझे अंग्रेज़ी कब पढ़ाओगे? वैन विल यू टीच मी इंग्लिश। नेक्स्ट टेंस है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान देख लेते हैं। इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं तथा कार्य का आने वाले समय में लगातार होना पाया जाएगा। एक बार और सुनेंगे। क्या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है? कि इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं तथा कार्य का आने वाले समय में लगातार होना पाया जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मदन कल दिल्ली जा रहा होगा। जो मदन है वो कल दिल्ली जा रहा होगा। देखिए लास्ट में क्या आ रहा है? रहा होगा। इससे हमें समझ में आ गया कौन सा टेंस है ये? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, कब जाएगा? कल जाएगा, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। मदन कल दिल्ली जा रहा होगा, मतलब कंटिन्यू उसकी जो दिल्ली जाने की एक्टिविटी है वो चल रही होगी। इसका मतलब कार्य का जो है आने वाले समय में लगातार हो रहा है वो कार्य। ठीक है, अभी रुका नहीं है, और लगातार होना कार्य का पाया जाता है कब? फ्यूचर में, यानी भविष्य में। ठीक है, चलिए इसके रूल देख लेते हैं। रूल नंबर 1 है हमारा,
अफर्मेटिव यानी कि साधारण वाक्य। कर्ता आई और वी के साथ सहायक क्रिया शैल बी तथा अन्य सभी कर्ता के साथ सहायक क्रिया विल बी का प्रयोग करते हुए मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाकर हम वाक्य को बनाते हैं। एक बार और सुनेंगे। कर्ता आई और वी के साथ सहायक क्रिया यानी कि हमारी हेल्पिंग वर्ब। सहायक क्रिया क्या लगता है आई और वी के साथ? शैल बी तथा अन्य सभी कर्ता के साथ सहायक क्रिया विल बी का प्रयोग करते हुए मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब में क्या लगा देते हैं हम? आईएनजी लगाकर हम वाक्य को बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मदन कल दिल्ली जा रहा होगा। अब देखिए मदन, ठीक है, इसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब क्या लगा दी? विल बी, ठीक है। उसके बाद आ गई हमारी मेन वर्ब गोइंग। क्या आएगा यहाँ पे? मेन वर्ब हो गया आपका गो प्लस क्या हो जाएगा? आईएनजी, तो ये बन जाएगा गोइंग टू दिल्ली टुमारो। मदन कल दिल्ली जा रहा होगा। आपका क्या बन गया सेंटेंस? मदन विल बी गोइंग, कहाँ जा रहा है? दिल्ली जा रहा है, टू दिल्ली टुमारो। आई होप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट रूल है हमारा रूल नंबर 2, नेगेटिव। नेगेटिव में जैसा आपको पता ही है, नेगेटिव मीन्स होता है नकारात्मक वाक्य। हम इसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट को इंक्लूड कर देते हैं, वही हमारा क्या हो जाता है? नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। देखते हैं रूल नंबर 2। कर्ता आई और वी के साथ सहायक क्रिया शैल नॉट बी तथा अन्य सभी कर्ता के साथ सहायक क्रिया विल नॉट बी का प्रयोग करते हुए मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़कर वाक्य को बनाते हैं। एक बार और सुनेंगे। कर्ता आई और वी के साथ सहायक क्रिया शैल नॉट बी तथा अन्य सभी कर्ता के साथ सहायक क्रिया विल नॉट बी का प्रयोग करते हुए मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़कर हम वाक्य को बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। रमेश उसे पत्र नहीं लिख रहा होगा, तो ये क्या बन जाएगा हमारा? रमेश। अब रमेश के अकॉर्डिंग क्या लगा देंगे? हेल्पिंग वर्ब विल नॉट बी राइटिंग मेन वर्ब प्लस आईएनजी और लेटर किसे? उसे, टू हिम। क्या बन गया आपका? रमेश उसे पत्र नहीं लिख रहा होगा, रमेश विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर टू हिम। आई होप समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटरोगेटिव फर्स्ट, यानी कि जब हमारे प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आए। ठीक है, चलिए रूल पढ़ते हैं। रूल नंबर 3, इंटरोगेटिव फर्स्ट। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आए तो इनकी अंग्रेजी नहीं लगाते, इनकी जगह पर सहायक क्रिया यानी कि हमारी हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया विल या शैल कर्ता के अनुसार, फिर कर्ता, फिर बी, फिर मुख्य क्रिया में आईएनजी व कर्म का प्रयोग करते हुए हम वाक्य को बनाते हैं। एक बार और सुनेंगे। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आए तो इनकी इंग्लिश नहीं लगाते हैं, इनकी जगह पर हम यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब कैसे लगेगी? हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। विल या शैल हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे, फिर हम अपना सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद में हम बी लगाएंगे, फिर मेन वर्ब में आईएनजी व कर्म का प्रयोग करते हुए हम वाक्य को बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम इस प्रश्न को हल कर रहे होगे? अब देखिए क्या सबसे पहले आ गया, तो इसकी इंग्लिश नहीं लगेगी। क्या लगेगी हमारी? विल या शैल अकॉर्डिंग टू आवर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारा यू, तो इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पुट कर दिया विल। उसके बाद लगा दिया हमने अपना सब्जेक्ट यू और उसके बाद लगाया बी। क्या लगाया? बी। उसके बाद मेन वर्ब सॉल्व करना और प्लस आईएनजी। फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ गया दिस क्वेश्चन। क्या सॉल्व कर रहा है? दिस क्वेश्चन, इस प्रश्न को। एक बार और देख लेंगे। क्या तुम इस प्रश्न को हल कर रहे होगे? विल यू बी सॉल्विंग दिस क्वेश्चन? विल यू बी सॉल्विंग दिस क्वेश्चन? आई होप समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट रूल देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट रूल है हमारा रूल नंबर 4, यानी कि इंटरोगेटिव सेकंड। अब इसमें क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड हमारे वाक्य के बीच में आते हैं। चलिए देखते हैं। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लग जाएगी, फिर हमारी सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब विल या शैल कर्ता के अनुसार,
फिर कर्ता, फिर बी, फिर मुख्य क्रिया में आईएनजी व कर्म का प्रयोग करते हुए हम वाक्य को बनाते हैं। एक बार और सुनेंगे। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो इनकी अंग्रेजी सबसे पहले, फिर सहायक क्रिया विल या शैल कर्ता के अनुसार, फिर कर्ता, फिर बी, फिर मुख्य क्रिया में आईएनजी व कर्म का प्रयोग करते हुए हम वाक्य को बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तुम कल कहाँ जा रहे होगे। अब देखिए बीच में क्या आ गया, कहाँ, तो हम इसको सबसे पहले ले आएंगे। ठीक है, कहाँ की क्या होती है इंग्लिश, वेयर, क्या हो जाएगा ये, यहाँ पे वेयर लग जाएगा। उसके बाद लगेगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, किसके अकॉर्डिंग, हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट है हमारा यू, तो हम यहाँ लगा देंगे विल। वेयर विल यू बी गोइंग टुमारो, कल तुम कहाँ जा रहे होगे। सबसे पहले आगे हमारा क्वेश्चन वर्ड, फिर आगे हमारी हेल्पिंग वर्ब विल, फिर आगे हमारा सब्जेक्ट, और फिर आगे बी, फिर आगे आपका मेन वर्ब प्लस आईएनजी, फिर बाकी का बचा हुआ सेंटेंस, बचा हुआ पार्ट जो भी रहता है हमारे पास। तो ये क्या बन गया, तुम कल कहाँ जा रहे होगे। वेयर विल यू बी गोइंग टुमारो। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट टेंस है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इस टेंस के वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, किया होगा आदि शब्द आते हैं तथा कार्य का आने वाले समय में समाप्त होना पाया जाएगा। देखिए इस टेंस की पहचान क्या होती है कि वाक्यों के अंत में क्या होता है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, किया होगा आदि शब्द आते हैं तथा कार्य का आने वाले समय में समाप्त होना पाया जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वह कल दिल्ली पहुंच चुका होगा। अब देखिए कल यानी कि हमारा फ्यूचर टेंस, भविष्यकाल। ठीक है, पहुंच चुका होगा, लास्ट में चुका हो गया आ गया, तो इसे समझ में आ गया हमारे क्या कि कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। ठीक है, कुछ नोट है इसके, वो देख लीजिए। नोट नंबर 1, वाक्य में कभी कभी दो कार्यों का होना पाया जाता है। जो कार्य पहले समाप्त होता है उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, तथा जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। एक बार समझेंगे क्या होता है, वाक्यों में कभी कभी दो कार्यों का होना पाया जाता है। जो कार्य हमारा पहले फिनिश होता है, जो कार्य हमारा पहले समाप्त होता है उसे हम बनाते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और जो कार्य हमारा बाद में समाप्त होता है उसे हम बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप लोगों को कराई चुकी हूँ। ठीक है, जिसने भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वीडियो ना देखी हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वीडियो देख सकते हैं। नोट नंबर 2 देखिए, वाक्य में पहले की अंग्रेजी बिफोर और बाद की अंग्रेजी क्या लगाते हैं, हम आफ्टर का प्रयोग करते हुए हम वाक्य को बनाते हैं। चलिए अपना रूल नंबर 1 देखते हैं। रूल नंबर 1 है हमारा अफर्मेटिव। अफर्मेटिव यानी कि साधारण वाक्य। कर्ता आई और वी के साथ सहायक क्रिया। सहायक क्रिया जैसे आप लोगों को पता ही है कौन सी होती है, हमारी सारे टेंसेस की सहायक क्रिया अलग अलग होती हैं, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया है हमारी विल हैव और शैल हैव। तो आई और वी के साथ सहायक क्रिया शैल हैव तथा अन्य सभी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया विल हैव का प्रयोग करते हुए मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म व कर्म का प्रयोग करते हुए हम वाक्य को बनाते हैं। एक बार और समझेंगे। कर्ता आई और वी के साथ सहायक क्रिया शैल हैव तथा अन्य सभी कर्ता के साथ सहायक क्रिया विल हैव का प्रयोग करते हुए हम मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं व वाक्य को बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वह कल दिल्ली पहुंच चुका होगा। अब देखिए लास्ट में चुका हो गया हुआ आ गया, हमें समझ में आ गया कौन सा टेंस है ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। वह ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, अब वह की इंग्लिश क्या हो गई, ही के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा दी विल हैव। ही विल हैव रीच। अब रीच में हमने थर्ड फॉर्म, रीच की हमने कौन सी फॉर्म लगाई है, थर्ड फॉर्म। तो ही विल हैव रीच्ड दिल्ली। कहाँ पहुँच रहा है, दिल्ली कब पहुँच रहा है, कल यानी टुमारो। तो ये क्या बन गया,
वह कल दिल्ली पहुंच चुका होगा। ही विल हैव रीच दिल्ली टुमारो। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे स्कूल पहुंचने से पहले ही चपरासी घंटी बजा चुका होगा। अब देखिए, हमारे स्कूल पहुंचने से पहले ही, तो पहले कौन सा काम हो रहा है? चपरासी घंटी बजा रहा है। तो मैंने आपको बताया था जो काम पहले होता है वो हम बनाते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो हमने क्या बना दिया? द पियोन विल हैव रंग द बेल। अब पहले की इंग्लिश क्या लगा दी हमने? बिफोर वी रीच टू स्कूल। दूसरा वाला सेंटेंस हमने बना दिया किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। देखिए पहला वाला सेंटेंस यहाँ तक हमारा बन गया बिफोर से पहले तक आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और बिफोर के बाद वाला सेंटेंस बन गया हमारा किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। आई होप समझ में आ रहा हो। देखिए एक बार और समझा देती हूँ। हमारे स्कूल पहुँचने से पहले ही चपरासी घंटी बजा चुका होगा। चपरासी ने पहले घंटी बजाई तो ये बनेगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और हम स्कूल बाद में पहुँचे तो ये बनेगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। द पियोन विल हैव रंग द बेल। रंग लगाइए क्योंकि ये थर्ड फॉर्म है रिंग की, ठीक है। रंग द बेल बिफोर वी रीच टू स्कूल, और ये बना दिया हमने अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा रूल नंबर 2, नेगेटिव। रूल नंबर 2 नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स नकारात्मक वाक्य। देखिए कर्ता आई और वी के साथ सहायक क्रिया शैल नॉट हैव तथा अन्य सभी कर्ता के साथ सहायक क्रिया विल नॉट हैव तथा मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हुए हम वाक्य को बनाते हैं। जैसे अध्यापक के आने से पहले ही वह कक्षा में प्रवेश नहीं कर चुका होगा। इसको हम कैसे बनाएंगे? वह प्रवेश नहीं कर चुका होगा। ही विल नॉट हैव एंटर्ड इन द क्लास बिफोर द टीचर कम्स, ठीक है। अब देखिए अध्यापक के आने का काम बाद में हो रहा है तो ये किस में बनेगा? हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और प्रवेश करने का काम पहले ही हो रहा है तो ये बनेगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। एक बार देख लेंगे। ही विल नॉट हैव एंटर्ड इन द क्लास बिफोर द टीचर कम्स, क्योंकि ये सिंगुलर है टीचर हमारा, तो हमने इसमें मेन वर्ब में एस जोड़ देते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल के अकॉर्डिंग। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे? कम्स। आई होप समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट रूल है हमारा इंटरोगेटिव फर्स्ट। जैसे कि आप लोगों को पता ही है इंटरोगेटिव फर्स्ट और इंटरोगेटिव सेकंड क्या होता है। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आए तो वो हो जाएगा हमारा इंटरोगेटिव फर्स्ट, और जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो वो हो जाएगा हमारा इंटरोगेटिव सेकंड। चलिए इंटरोगेटिव फर्स्ट का रूल देखते हैं। रूल नंबर 3, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आए तो इनकी अंग्रेजी नहीं लगाते हैं। इनकी जगह पर सहायक क्रिया विल या शैल, फिर कर्ता, फिर हैव, फिर मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म व कर्म का प्रयोग करते हुए हम वाक्य को बनाते हैं। एक बार और सुनेंगे। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आए तो इनकी अंग्रेजी नहीं लगाते। इनकी जगह पर सहायक क्रिया विल या शैल कर्ता के अनुसार। कर्ता के अनुसार मतलब अगर आई और वी है तो लगेगा हमारा शैल, और बाकी अन्य कर्ता है तो लगेगा हमारा विल, ठीक है। कर्ता के अनुसार, फिर कर्ता यानी हमारा सब्जेक्ट, फिर हैव, विल या शैल, फिर कर्ता, फिर हैव, फिर मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म व कर्म का प्रयोग करते हुए हम वाक्य को बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लेंगे। क्या मेरे स्कूल जाने से पहले ही वह अपने कपड़े धो चुकी होगी? क्या मेरे स्कूल जाने से पहले ही वह अपने कपड़े धो चुकी होगी? अब देखिए क्या पहले आ गया, तो हम इसकी इंग्लिश नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे क्या? अपनी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग? हमारा जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट है हमारा शी, तो यहाँ हमने विल को पुट कर दिया, ठीक है। विल, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट शी, फिर हैव, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर बाकी का सेंटेंस, ठीक है। देखिए क्या बन गया ये? विल शी हैव वॉश्ड हर क्लॉथ्स बिफोर आई गो टू स्कूल। स्कूल जाने से पहले ही वो कपड़े धो रही है, तो पहले वाला जो सेंटेंस है वो बन गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और जो बाद में काम हो रहा है वो बन गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो ये क्या बन गया हमारा?
क्या मेरे स्कूल जाने से पहले ही वह अपने कपड़े धो चुकी होगी? विल शी हैव वॉश्ड हर क्लॉथ बिफोर आई गो टू स्कूल? ठीक है, समझ में आया? आई होप समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटरोगेटिव सेकंड। इंटरोगेटिव सेकंड रूल नंबर 4। इसमें क्या होता है, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं, ठीक है, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो इनकी अंग्रेजी सबसे पहले, फिर सहायक क्रिया विल या शैल, फिर कर्ता, फिर हैव, फिर मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म व कर्म का प्रयोग करते हुए हम वाक्य को बनाते हैं। एक बार और समझेंगे। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो इनकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लगाएंगे, फिर लगाएंगे हम विल या शैल कर्ता के अनुसार। कर्ता के अनुसार मतलब अगर आई और वी हो तो शैल, और आई और वी के अलावा जो भी कर्ता हो तो विल, ठीक है। उसके बाद हम लगाएंगे अपना सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, उसके बाद लगाएंगे हम हैव, फिर मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म व कर्म का प्रयोग करते हुए हम वाक्य को बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वह रविवार से पहले पुस्तकें क्यों खरीद चुका होगा? अब देखिए क्यों आ रहा है, ठीक है, तो क्यों को हम सबसे पहले निकाल लेंगे। जब क्यों बीच में आ रहा है तो उसको हम सबसे पहले निकाल लेंगे। क्यों की इंग्लिश होती है वाई, ठीक है। फिर लगाएंगे हम अपनी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग? अपने कर्ता के अकॉर्डिंग। कर्ता है हमारा ही के अकॉर्डिंग हमने यहाँ लगा दिया विल। फिर लगा दिया हमने विल के बाद अपना कर्ता, कर्ता के बाद हैव के बाद हमारी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाकी का सेंटेंस। देखिए एक बार और देखिए, वह रविवार से पहले पुस्तकें क्यों खरीद चुका होगा? वाई विल ही हैव बॉट, बाई की थर्ड फॉर्म हो गई बॉट। बॉट क्या खरीद रहा है? पुस्तकें। बॉट द बुक्स बिफोर संडे, संडे से पहले। तो ये आपका बन गया वाई विल ही हैव बॉट द बुक बिफोर संडे। आई होप समझ में आ रहा हो। यहाँ पे आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टेंस है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट और लास्ट टेंस है ये हमारा, ठीक है। इसे देखते हैं। इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं तथा कार्य का आने वाले समय में लगातार होना पाया जाता है। कार्य जब से भी शुरू हुआ होता है, समय दिया होता है। अब देखिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की भी सेम पहचान थी कि वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आता है, ठीक है। और इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? फिर इन दोनों में जो है डिफरेंस ये हुआ कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, आपका कार्य जब से भी शुरू हुआ होता है, समय नहीं दिया होता। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कार्य जब से भी शुरू हुआ होता है, समय दिया होता है, मतलब टाइम दिया होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यह लड़का कल से स्कूल जा रहा होगा। अब देखिए इसमें टाइम आ रहा है और लास्ट में आ रहा है रहा होगा, जिससे हमें समझ में आ गया कि ये कौन सा टेंस है, कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। लेकिन कंटिन्यूअस के साथ इसमें टाइम भी दे रखा है, यानी कि कल से, तो ये कौन सा टेंस हो गया हमारा? परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। चलिए एक नोट देखते हैं, नोट नंबर 1। देखिए वही बात जो मैंने आपको बताई थी कि सेम पहचान किसकी होती है, हमारे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की भी होती है, वही पहचान हमारे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की होती है। बस इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में टाइम दे रखा होता है और फ्यूचर कंटिन्यूअस में हमारे टाइम नहीं दे रखा होता, टाइम मेंशन नहीं होता। वही चीज़ इसमें बताई गई है, ठीक है। कार्य जब से शुरू हुआ होता है, इसमें समय दिया होता है, उसमें टाइम नहीं दे रखा होता। चलिए आते हैं अपने रूल नंबर 1 पे। रूल नंबर 1 है हमारा अफर्मेटिव, ठीक है। अफर्मेटिव में साधारण वाक्य। कर्ता आई और वी के साथ सहायक क्रिया शैल हैव बीन तथा अन्य सभी कर्ता के साथ सहायक क्रिया आप लोगों को पता ही क्या होता है। सहायक क्रिया मीन्स आपकी हेल्पिंग वर्ब। सभी टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब अलग अलग होती है। हमारे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की क्या है? विल हैव बीन और शैल हैव बीन। आई और वी के साथ शैल हैव बीन और अन्य सभी कर्ता के साथ विल हैव बीन का प्रयोग करके वह मुख्य क्रिया में आईएनजी तथा से की अंग्रेजी सिंस या फॉर का प्रयोग करते हुए हम वाक्य को बनाते हैं। एक बार और सुनेंगे। कर्ता आई और वी के साथ सहायक क्रिया शैल हैव बीन और अन्य सभी कर्ता के साथ सहायक क्रिया यानी कि आपकी हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन
तथा मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब में आईएनजी लगाकर और से की अंग्रेजी सिंस या फॉर का प्रयोग करते हुए हम वाक्य को अब बनाते हैं। अब कहाँ हमारा सिंस लगेगा, कहाँ हमारा फॉर लगेगा, ये मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बहुत अच्छे से समझाया है विद रूल कि सिंस कहाँ हम यूज़ करते हैं और फॉर कहाँ हम यूज़ करते हैं। आप लोगों ने वो वाली वीडियो ना देख रखी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं और ये अच्छे से समझ सकते हैं कि सिंस कहाँ हम यूज़ करेंगे और फॉर कहाँ हम यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। वे 5 वर्ष से उस नगर में रह रहे होंगे। अब देखिए 5 वर्ष से, ठीक है, टाइम आ गया प्लस रह रहे होंगे। ठीक है, तो ये कौन सा टेंस हो गया हमारा, ये हो गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसको कैसे बनाएंगे, देखिए जैसे वे है, वे की इंग्लिश हो गई दे के साथ हमने लगा दिया विल हैव बीन। ठीक है, दे विल हैव बीन लिविंग, मेन वर्ब प्लस आईएनजी लग गया, लिविंग इन दैट सिटी फॉर 5 ईयर्स। ठीक है, 5 ईयर्स आ रहा है, 5 वर्ष आ रहा है, तो उससे पहले हमने लगा दिया फॉर, क्योंकि हमारा अनिश्चित वक्त है, अनिश्चित टाइम है। ठीक है, अनिश्चित पीरियड ऑफ टाइम है, तो उसके लिए हमने क्या यूज़ कर लिया, फॉर यूज़ कर लिया। आई होप समझ में आ रहा हो। रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2 है हमारा नेगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्य। कर्ता आई और वी के साथ सहायक क्रिया शैल नॉट हैव बीन तथा अन्य सभी कर्ता के साथ सहायक क्रिया विल नॉट हैव बीन का प्रयोग करते हुए मुख्य क्रिया में आईएनजी व से की अंग्रेजी सिंस या फॉर का प्रयोग करते हुए हम वाक्य को बनाते हैं। एक बार और सुनेंगे ध्यान से। कर्ता आई और वी के साथ शैल नॉट हैव बीन और अन्य सभी कर्ता के साथ विल नॉट हैव बीन का प्रयोग करते हुए मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाकर व से की अंग्रेजी सिंस या फॉर लगाकर वाक्य को बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वह सुबह से अपना पाठ याद नहीं कर रहा होगा। अब देखिए नहीं आ गया, ठीक है, नहीं और फिर कब से आ रहा है, टाइम दे रखा है सुबह से, रहा होगा मतलब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया आपका, प्लस आपका टाइम भी दे रखा है। तो ठीक है, तो इसे हम कैसे बनाएंगे, वह की इंग्लिश लगा दी हमने ही के साथ हमने पुट कर दिया हेल्पिंग वर्ब विल नॉट हैव बीन, उसके बाद मेन वर्ब प्लस आईएनजी, ये हो गया आपका लर्निंग। फिर बाकी का बचा हुआ सेंटेंस आ गया हिज लेसन, कब से, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग, कब से, सुबह से, इसके लिए हमने लगा दिया सिंस और सुबह की लग गई मॉर्निंग। एक बार और देखेंगे समझेंगे, वह सुबह से अपना पाठ याद नहीं कर रहा होगा। ही विल नॉट हैव बीन लर्निंग हिज लेसन सिंस मॉर्निंग। आई होप समझ में आ रहा हो। चलिए नेक्स्ट रूल देख लेते हैं हमारा। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 3, इंटरोगेटिव फर्स्ट। इंटरोगेटिव फर्स्ट मीन्स आपका प्रश्नवाचक, ठीक है। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आए तो इनकी अंग्रेजी नहीं लगाते, इनकी जगह पर सहायक क्रिया विल या शैल कर्ता के अनुसार, फिर कर्ता, फिर हैव बीन, फिर मुख्य क्रिया में आईएनजी व से की अंग्रेजी सिंस या फॉर का प्रयोग करते हुए हम वाक्य को बनाते हैं। एक बार और समझेंगे, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आए तो इनकी अंग्रेजी हम नहीं लगाते, इनकी जगह पे लगाते हैं हम विल या शैल अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मतलब अगर आई और वी हो तो हम पुट करेंगे शैल, और आई और वी के अलावा अन्य कोई भी सब्जेक्ट हो तो हम पुट करेंगे विल, ठीक है। उसके बाद हम लगाएंगे अपना कर्ता यानी कि सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, फिर मुख्य क्रिया में आईएनजी व से की अंग्रेजी सिंस या फॉर का प्रयोग करते हुए हम वाक्य को बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या राधा 2 बजे से टीवी देख रही होगी? क्या राधा 2 बजे से टीवी देख रही होगी? अब देखिए क्या सबसे पहले आ गया तो हम इसकी इंग्लिश नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे विल या शैल अपने कर्ता के अकॉर्डिंग। और कर्ता क्या है हमारा, कर्ता यानी सब्जेक्ट है हमारा राधा, तो हम क्या लगा देंगे राधा के अकॉर्डिंग विल लगा देंगे। उसके बाद हम अपना रख देंगे कर्ता यानी कि सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन, फिर आ जाएगा आपका मेन वर्ब प्लस आईएनजी, फिर बाकी का बचा हुआ पार्ट और सिंस या फॉर रख के हम क्या लगा देते हैं अपना टाइम लगा देते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया
क्या राधा 2 बजे से टीवी देख रही होगी? विल राधा हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस 2 o'clock? सिंस 2 o'clock. Will Radha have been watching TV since 2 o'clock? I hope समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट रूल है हमारा रूल नंबर 4, इंटेरोगेटिव सेकंड। अब देखिए इंटेरोगेटिव फर्स्ट में हमारा जो क्वेश्चन वर्ड थे वो वाक्य के शुरू में आ रहे थे, और इंटेरोगेटिव सेकंड में हमारे क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं वाक्य के बीच में आते हैं। यही इन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। चलिए रूल पढ़ते हैं। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो इनकी अंग्रेजी सबसे पहले, फिर सहायक क्रिया यानी कि आपकी हेल्पिंग वर्ब विल या शैल कर्ता के अनुसार, फिर कर्ता, फिर हैव बीन, फिर मुख्य क्रिया में आईएनजी, फिर कर्म व से की अंग्रेजी सेंस या फॉर का प्रयोग करते हुए हम वाक्य को बनाते हैं। एक बार और सुनेंगे ध्यान से और समझेंगे। जब क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक शब्द हमारे वाक्य के बीच में आते हैं तो हम इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं, ठीक है। फिर विल या शैल कर्ता के अनुसार, कर्ता के अनुसार मतलब अगर आई और वी हो तो शैल, और आई और वी के अलावा कोई अन्य सब्जेक्ट हो तो लग जाएगा हमारा विल। फिर हमारा सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, फिर मेन वर्ब प्लस आईएनजी, फिर बाकी आपका जो भी बचा पार्ट वो, और से की अंग्रेजी सिंस या फॉर का यूज़ करते हुए हम वाक्य को बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरे पिताजी 10 वर्ष से इस स्कूल में क्यों पढ़ा रहे होंगे? अब देखिए क्यों आ गया, प्रश्नवाचक शब्द आपके बीच में आ गया तो हम इसे सबसे पहले ले आएंगे। क्यों की हो गई वाई, ठीक है। वाई, अब हमारा सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है मेरे पिताजी, तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या लगा दिया? इसके अकॉर्डिंग हमने लगा दिया विल, ठीक है। फिर आपका जो होगा कर्ता आ जाएगा, ठीक है। कर्ता यानी कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मेरे पिताजी यानी माय फादर, उसके बाद आपका हैव बीन, फिर मेन वर्ब प्लस आईएनजी यानी टीचिंग, कहाँ पढ़ा रहे? इस स्कूल में, ठीक है, इन दिस स्कूल फॉर 10 years। तो ये क्या बन गया पूरा सेंटेंस आपका? ये बन गया मेरे पिताजी 10 वर्ष से इस स्कूल में क्यों पढ़ा रहे होंगे? वाई विल माई फादर हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 10 years। आई होप समझ में आ रहा हो। और बाकी जो आज आपके आज आपके जो टेंस हैं वो कंप्लीट होते हैं, पूरे टेंस आपके 12 टेंस कंप्लीट होते हैं। कल जो इन टेंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगी जो हर एक एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। तो कल की वीडियो तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी, उसे प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।